Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible and I am audible to everyone. Please let me know in the chat box. We have to wind up the things in a quick manner because time is precious at this moment for both of us. My screen visible. I am audible to everyone. Chaliye ji, we have to start from the question number 86. Till yesterday, we discussed till question number 85. This is also a good question coming from the statistic side, from your uh, statistical part. And this question somehow is a mixed question, like where we have statements which are repeated, right? Out of five, three statements are repeated statement, which have been like asked earlier also. So let's first investigate all the statement which are there, and then we will do the dissection for the detail. So let's start with question number 86. So when we say consider the following are the statement regarding visualizing method for describing data. So ma'am have taken this thing when we ask about that how to visualize a particular type of data with the help of statistical tool, right? And then we have to choose the correct answer from the options given below. So I will talk by them one by one. So as far as the statements are there, so first statement, we can calculate the value of 55th percentile from box plot. अब देखिए डायरेक्टली देख के तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते बॉक्स प्लॉट से, तो वहां पे तो आपको 25, 50 और 75 परसेंटाइल मिलेगा, राइट? या फिर 100 परसेंटाइल मिलेगा। तो ये जो तरीका है 55th परसेंटाइल कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन बॉक्स प्लॉट से आप डायरेक्टली देख के नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये तो रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं हम, ठीक है? अभी हम माइनर डाइसेक्शन कर रहे हैं इनका, फिर मेजर करेंगे। चेरनॉफ प्लॉट इज हेरार्कियल चार्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है। जो चेरनॉफ प्लॉट्स होता है वो हेरार्कियल चार्ट होता है एक तरह का। Now we will move to the next question, next statement. In pie chart, area of circle is non-proportional to frequency of particular categorical response. भाई ये कैसी बात है? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। भैया पाई चार्ट के अंदर जो भी जिसका सेक्शन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो डिनोट करता है। तो फ्रीक्वेंसी हमने तो ये बना के भी देखा है कि जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको उतना शेयर मिलेगा पाई चार्ट में, ठीक है ना? पाई चार्ट जब आप बनाते हैं, व्हेन यू ड्रॉ पाई चार्ट, तो आपको पता होता है कि जिसका जितना सेक्शन होगा उसको उतना एरिया मिलेगा। लेट अस सपोज करिए कि इसका 25% सेक्शन है तो ए को मिल गया, 10% सेक्शन बी का, तो वो प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग सी, क्योंकि पाई चार्ट में तो ये रूल ही होता है कि सर्कल का जितना परसेंटेज किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, राइट? देन वी कम टू डी। डी what it says that Ishikawa diagram are used for visualizing the cause and effect relationship। ये बिल्कुल सही बात है। इशिकावा साहब ने डायग्राम्स दिए थे जिसमें कॉज इफेक्ट को हम देखते हैं, ये भी मैं बात करूंगा अभी। तो डी भी आपका करेक्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। हिस्टोग्राम इज यूज फॉर कैटेगोरिकल डाटा। नहीं जी, कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज नहीं करते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है ना? अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आइडियली स्पीकिंग द करेक्ट आंसर इज B and D, means the correct answer here is basically the fourth one। अब हम इनको डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और क्यों नहीं होता, क्योंकि मेन तो लॉजिक वही है, राइट? ABCD का तो कोई लॉजिक नहीं है कि खाली B और D ही करेक्ट है, ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए से दैट वी कैन कैलकुलेट द 55th परसेंटाइल फ्रॉम द बॉक्स प्लॉट, ये तो गलत है बिल्कुल ही। अब देखिए बॉक्स प्लॉट और बॉक्स ऑफ विस्कर या बॉक्स प्लॉट इसको आप कहते हैं। तो अब बॉक्स प्लॉट और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज डिजाइन टू विजुअलाइज द 5 नंबर समरी ऑफ अ डाटा सेट द मिनिमम। ये इस तरह का प्लॉट होता है गाइस, जो आपने देखा भी होगा बनते हुए, ठीक है? मैम ने आपको बना के दिखाया भी होगा, ऐसे करके बनता है ये, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है? यहाँ पे सेंटर पे एक डॉट लगा होता है, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे एक डॉट होती है साइड में, सेंटर पॉइंट पे डॉट लगा देते हैं हम, ठीक है? और फिर अलग अलग जगह पे आपकी मार्किंग होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की पहचान है, राइट? तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के बारे में ये डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जो पहला क्वार्टाइल होता है,
25th परसेंटाइल को डिनोट करता है। जो मीडियन होती है वो Q2 होता है 50th परसेंटाइल। 50th परसेंटाइल तो आप देख के बता सकते हैं डायरेक्टली, पर 55 नहीं बता सकते। थर्ड होती है आपकी 75 परसेंटाइल, तो वी कैन डायरेक्टली टेल 25, 50th एंड 75 परसेंटाइल। अब 50th परसेंटाइल जो है उसको पता है आपको मीडियन कहते हैं, एंड द मैक्सिमम एंड अपर फेंस बेस्ड ऑन इंटरक्वार्टाइल रेंज, और इंटरक्वार्टाइल रेंज बना सकते हैं हम, ठीक है, वो हम देख के बता सकते हैं। देन द सेकंड थिंग which comes here is that the box lot structure only precisely mark 25th, 50th and 75 percentile. You cannot accurately calculate 55th percentile from visualizing the information. तो देख के नहीं बता सकते हम। तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीटली होने जा रहा है गाइस गलत, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। अगर ये हमसे ये कहता कि 50th परसेंटाइल हम बता सकते हैं, बिल्कुल हम सही बोलते हैं कि 50th परसेंटाइल बता सकते हैं, मीडियन जो Q2 सेकंड क्वार्टाइल जो होता है आपका वो 50th परसेंटाइल को डिनोट करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर बी विच इज अबाउट चेरनोव्स प्लॉट और हायरार्कियल चेरनोव्स प्लॉट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट चेरनोव्स प्लॉट गाइस, चेरनोव्स प्लॉट जो है हायरार्कियल चार्ट भी इनको हम कहते हैं, और ये क्वेश्चन इसी वजह से आपको दिया गया है। तो चेरनोव्स प्लॉट की जब हम बात करते हैं गाइस, Chernov's phase or Chernov's plots are techniques for visualization multivariate data, many variable by mapping the value of the variable to feature of a human face, eye size, mouth curvature. Each face represent a single observation on data point. हर के लिए एक हम एक बना लेते हैं। A hierarchical chart like a tree map or dendrogram is specifically designed to show part, the whole relationship and structure in such organization or file system hierarchies. Chernow plots are fundamentally for multivariate data representation, not hierarchical visualization. Although one source suggests it can be interpreted to have a structural representation, standard classification for multivariate discipline, hierarchical based on the strict statistical classification is usually considered false, but in the context of this specific test, it may be considered true for the available options. तो hierarchical plot में भी कहीं कहीं देखा गया कि लोगों ने यूज किया है, राइट? वैसे तो जनरली नहीं होता, मल्टीवेरिएट एनालिसिस के लिए यूज करते नहीं, कहीं कहीं लोगों ने यूज किया है, तो दैट्स व्हाई चेरनोव प्लॉट भी एक करेक्शन है हमारे लिए। थर्ड जो पाई चार्ट वाला मैंने बोला आपको, पाई चार्ट वाला जो है इसको देखिए जरा। इन पाई चार्ट एरिया ऑफ सर्कल इज नॉन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी, ये गलत है भाई, वो पर्टिकुलर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी को ही रिस्पॉन्स करता है। तो अ पाई चार्ट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू सेक्टर स्लाइस वेयर द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल एंगल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। ये तो आपको पता ही, बचपन से पढ़ते आ रहे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, खाली अभी तक बी ही सही हुआ है। डी की बात कर लेते हैं गाइस। डी जो डायग्राम है आपका, इशिकावा डायग्राम आर यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये बिल्कुल सही बात है। एंड इशिकावा डायग्राम इज आल्सो नोन एज फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं, कॉज इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे कोरू इशिकावा, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। एंड इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू आइडेंटिफाई, सॉर्ट एंड डिस्प्ले द पॉसिबल कॉज organization into categories like method, material, people, etc. that contribute to a specific effect or problem. तो ये इशिकावा डायग्राम जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में भी यूज किया जाता है, जब हम किसी एक्सीडेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं कि क्या क्या कॉज हो सकता था इस एक्सीडेंट का। तो डी भी आपका करेक्ट हो गया। तो अभी तक दो ही स्टेटमेंट करेक्ट हुई है, बी और डी। लेट्स मूव टू द ई स्टेटमेंट ऑल्सो। व्हाट इज देयर, जो हिस्टोग्राम के बारे में है। हिस्टोग्राम तो आप 5th-6th क्लास से बना रहे होते हो, पर यहाँ जो लिखा गया है वो गलत स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई हमें इसको इवैल्यूएट करना पड़ रहा है। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डाटा, ये गलत है भाई, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, ठीक है। तो अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले दैट यूज बार्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, नॉट द कैटेगोरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा होता है, डाटा इज ग्रुप्ड इनटू द रेंज, बिन्स होते हैं, उसमें रेंज देते हैं हम, ठीक है, कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, and the height of the bar show the frequency observation in the range, and these are no spaces between the bar to indicate the continuity of the data. So that's why it's a numerical data. Histogram is used for continuous quantitative data, categorical data के लिए नहीं है। हिस्टोग्राम का फंक्शन ही है जब डाटा आपका कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा के लिए हिस्टोग्राम को यूज करते हैं हम लोग। बार चार्ट, ठीक है, जो आपका ये पूछा है क्वेश्चन, वो क्यों पूछा है? A bar chart which does not have spaces between the bar is the correct tool for displaying the frequency of categorical data. Categorical data के लिए bar chart यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बीच में स्पेस होता है, तो बार चार्ट है कैटेगोरिकल डाटा के लिए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस डाटा के लिए, तो बार चार्ट जो है वो कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है। अगर कोई आपसे पूछे कभी फ्यूचर में
might be there is a probability they can ask. While some software can adopt a histogram command for categorical data, right? The strict definition and primary use of histogram is for the continuous numerical data. हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप जबरदस्ती फिट कर दें कैटेगोरिकल डाटा के उसके ऊपर, और दैट इज नॉट ट्रू. कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डाटा ही हिस्टोग्राम का एक फीचर है. प्राइमरी यूज जो है, प्राइमरी हमें बनाना है, तो हमने यही पता है कि प्राइमरी यूज जो हिस्टोग्राम का है वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डाटा के लिए है. कैटेगोरिकल डाटा के लिए बार चार्ट है, ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी आ सकता है. हेंस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव डाटा के लिए था, ये कैटेगोरिकल डाटा के लिए था ही नहीं. एंड द मूवमेंट ऑफ द फैक्ट वी विल रियलाइज कि ये क्वेश्चन जो है आपका बिलोंग करता है कि भाई बस बी और डी ही दो ऐसे स्टेटमेंट है इस पूरे में जो करेक्ट है, बाकी तो सब इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर हियर विल मूव टू fourth, which is the correct answer for question number 86. I hope it is clear to each and everyone. Anyone having any doubt can raise the doubt as early as possible. Anyone having any doubt, jaldi bataiye, quickly response karenge guys. We are planning to wind up this as early as possible. किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 86 में? जल्दी से. Anyone? और अभी रिव्यू चल रहा है पेपर 1 का भी, हो सकता है कल या परसों में आपको मैं दे दूं, ठीक है, हाथ में. तो अगर किसी को वैसे एडवांस में पढ़ना है तो 30 क्वेश्चन का रिव्यू हो चुका है, दे कैन आस्क, बट वो मिल ही जाएगा आपको. पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी है उसमें, मैम ने काफी सारे क्लास में करवाए भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी कोई इशू है उसमें. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 86. एनीवन हैविंग एनी डाउट? एकता, जयनीत, मित्तल, श्रुति, ऑल द पीपल हु आर सिटिंग हियर, क्विकली गाइस, जल्दी से बताइए. किसी को अगर कोई डाउट है तो वी कैन डिस्कस. स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर पैसेज को जोड़ दूं तो 10 क्वेश्चन, वरना 5 या 6 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स लेके आता है. इसीलिए हम लोग 25-30 घंटे उस पर खर्चा करते हैं, उसका रीजन यही है. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, विच इज कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंटल लॉ. ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉ का अगला क्वेश्चन है. MC मेहता सर, जिनका बड़ा नाम है इंडिया में इन्वायरमेंटल लॉ की फील्ड में, और काफी बड़े बड़े केस उन्होंने इन्वायरमेंटल जस्टिस के लड़े हैं, टू बी वेरी फ्रैंक. तो ये क्वेश्चन डेडिकेटेड है सर MC मेहता, हु इज द वेरी फेमस इन्वायरमेंटल लॉयर. ठीक है, तो देख लेते हैं भैया, MC मेहता साहब को डेडिकेट किया इन्होंने क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन जैसे ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसमें है क्या क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन नंबर 87 बेसिकली सेज द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है? मतलब कि आप भैया लायबल हो, आंसरेबल हो, जिम्मेदार हो इसके लिए, ठीक है, बच नहीं सकते, ठीक है ना. तो द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवॉल्व्ड इन इंडियन एनवायरमेंटल jurisprudence is primarily associated with which one of the following landmark case. किस केस के रिलेशन में प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी फिट बैठता है? ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट, और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, राइट, है ना, जहां पे फिट बैठता है. ठीक है जी. तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे में तो यही है कि भाई एब्सोल्यूट लायबिलिटी तो आपका जो हमने एक्ट भी बताया था, ठीक है ना, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे एक केस ऐसा इसमें मेंशन है, मैं आपको बता दूं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवॉल्व होके आया कि भाई ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए अगर कोई इस तरह का केस होता है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तो मैं सारे डिस्कस करूंगा, बट करेक्ट ऑप्शन विल बी MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक. ओलियम क्या होता है? H2S2O7. ठीक है, ओलियम जो है H2S2O7, है ना. तो ओलियम जो गैस है उसको आप ध्यान रखें कि ओलियम होता क्या है एक्चुअली में. कई बच्चों को यही नहीं पता कि ओलियम गैस क्या है. ठीक है, तो ये MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये बड़ा रिमार्केबल केस था. ठीक है, और जो 1985 में बेसिकली तो ये कांड हुआ था, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है. एक्चुअली श्रीराम फूड फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल जो प्लांट था, एक प्लांट था जिसका नाम था श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्लांट, दिल्ली में था वो. ठीक है, तो वहां से ये ओलियम गैस लीक हुई और उससे वर्कर को बहुत ज्यादा हार्म हुआ. अब इसके ऊपर PIL लगी कि भाई ये तो जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी ने कांड कराया यहाँ पे. तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन गई फॉर इंडस्ट्री विद हैजार्डस एक्टिविटी.
और सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया कि सच इंडस्ट्रीज आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर एनी हार्म कॉज एंड मस्ट कंपनसेट विक्टिम, सेटिंग अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर एनवायरमेंटल केस। उसके बाद हर जगह यही हो गया कि भाई एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा सके। कुछ जो मेजर फैक्ट है इस केस के वो इस तरह से है कि ओलियम गैस लीक हुई आपकी दिसंबर 4, 1985 को। श्रीराम प्लांट जो आपका था फर्टिलाइजर्स और फूड इंडस्ट्री थी एक तरह की, ठीक है। वर्कर्स को काफी दिक्कत आया, लोकल कम्युनिटी को दिक्कत आई, ठीक है। और एक वहां पे एडवोकेट थे, उनकी डेथ भी हो गई इस लीक से लोकल कम्युनिटी में, ठीक है। अब उसके बाद एक छोटा लीक 2 दिन बाद ही हो गया जब ये केस हुआ आपका, तो उस पे एमसी मेहता ने एक पीआईएल लगाई, ठीक है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, कि भैया इसको तो हम घेरेंगे पकड़ के। तो क्लोजर करवाया गया प्लांट का कि प्लांट को क्लोज करे। और दिल्ली लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड ने, जो दिल्ली बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लगाई क्योंकि एक एडवोकेट मर गए थे वहां पे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाला है ना, वो यहां से इमर्ज आउट हुआ, ठीक है, कि भैया कंपनी का जो है जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और ना तो कंपनी का ही जिम्मेदारी बनती है कंपनसेशन देने का, ठीक है। लेकिन इस केस का ये फायदा हुआ कि जब ये एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी बन गया, इसके बेसिस पे सबने फिर रेफरेंस दे दिया, ठीक है। तो भैया इन्होंने फिर रेफरेंस दे दिया कि भाई राइट ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट है हमारा तो आर्टिकल 21 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो बड़ा अच्छा स्टोरी है ये, अगर कभी आप पढ़े ना इसको डिटेल में, तो आप पूरी केस स्टडी अभी यूजी में पढ़ाते हैं, ओलियम गैस लीक केस, तो आप पढ़िएगा कभी अगर आपका मन करे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और इनमें डिटेल लाइट डालते हैं इन ऑप्शंस के ऊपर। करेक्ट आंसर यहाँ पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ओलियम गैस लीक केस। एक्चुअली में ये इट शुड हैव बीन 1985, है ना, 1987 नहीं होना चाहिए था। पर ये मैंने आपको बोला ना कि भाई एनटीए को जब तक कोई चेताए ना, उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये केस 1985 का है, ठीक है। ओलियम गैस जो लीक हुई थी श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्लांट दिल्ली में था, ठीक है। बट अब लिख दिया तो लिख दिया एजेंसी ने। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका गाइस हो जाएगा थर्ड। बट लेट्स हैव अ डिटेल डिस्कशन कि एमसी मेहता साहब ने क्यों इसमें पीआईएल दाखिल की, क्योंकि एक वकील साहब वहां चले गए थे और इसने रिमार्केबल इन्फ्लुएंस डाला। सो लेट्स हैव द लुक। So the question as which landmark Supreme Court case in principle of absolute liability was evolved and clearly laid down the Indian environmental jurisprudence. The principle make an enterprise absolutely liable for harm caused by hazard activities without any exception or defense. तो भैया ये जो 1991 का आपका पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, वो जरूर जरूर इसी केस के संदर्भ में है। तो ओलियम गैस केस लीक मैंने बताया करेक्ट आंसर है, ओलियम गैस की गैस लीक केस। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरकार को ही घेर लिया इन्होंने। In the oleum gas leak case, the Supreme Court dealt with the leakage of oleum gas from a unit of Shriram Foods and Fertilizer in Delhi following भोपाल डिजास्टर। तो भैया अब जल्दी जल्दी कांड होते रहेंगे तो फिर सरकार चिताएगी ना, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सेंगर साहब का केस जो है हाईलाइट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम आपकी बेल क्यों ना सस्पेंड करें, हमें ये बताइए। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें सारा मतलब ये है कि आपकी बेल हम क्यों दें। तो क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जो एक गलत एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये भी जो है जुडिशरी का एक रोल है, दैट इट शुड सी वेयर द जस्टिस हैज टू बी डन। वो जरूरी है जस्टिस होना ऐसी जगहों पे, ठीक है, वरना अदरवाइज फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। चलिए जी, तो भोपाल गैस डिजास्टर ट्रेजेडी तभी हुई थी 85 में, उसके बाद ये आ गया केस, राइट। देन यहाँ पे सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। जस्टिस पीएन भगवती हेल्ड फॉर द enterprises engage in hazardous and inherently dangerous activities liability is an absolute and non deligible, ठीक है। They are liable to compensate all those affected by an accident regardless of the fault and cannot use traditional exception available under the English rule, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाइक एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जैसे आपने मूवी देखी है ना ओ माई गॉड,
कि इंश्योरेंस क्लेम उसको नहीं मिलता है कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड का है अर्थक्वेक, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे कि एक्ट ऑफ गॉड से ये काम हुआ, भैया ये तो कुछ भी हुआ है, इंडस्ट्री शुड पे फॉर दिस, राइट? And then they said that the doctrine was explicitly named and developed as the principle of absolute liability, forming the backbone of later environmental Indian cases. उसके अलावा यहाँ पे 3 एग्जांपल्स और दिए हुए हैं अलग अलग जो है आपको, है ना? तो जो अदर ऑप्शंस क्यों नहीं इसमें हाईलाइटेड है, पहला दिया हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यहां से कुछ निकल के आया नहीं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अप्लाइड द अर्लियर प्रिंसिपल्स, ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, बट डिड नॉट फर्स्ट टू इवॉल्व द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यहां से एब्सोल्यूट लायबिलिटी ओरिजिनेट नहीं हुई थी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ओरिजिनेट हुई थी ओलियम लीक वाले केस से, जो 85 का केस है। दूसरा एक केस और है जो आपके बड़े फेमस पॉलिटिशियन है कमलनाथ कांग्रेस के, ठीक है? तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997 इज फेमस फॉर रिकॉग्नाइजिंग द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के लिए नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के फेवर में है, ठीक है? और तीसरा एक ऑप्शन और है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? जो वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 वाला केस है, प्राइमरीली इलेबोरेटेड द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इन द इंडियन लॉ। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ केसेस है ये दोबारा हाईलाइट हो सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जैसे हमने ऊपर बताया आपको कि जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन में, और कमलनाथ वर्सेस एमसी मेहता ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पोल्यूटर पे प्रिंसिपल दोनों। लेकिन जो ये ओलियम वाला केस था इसने लायबिलिटी को डिसाइड किया, सो देयरफॉर द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन इंडियन एनवायरमेंटल jurisprudence is primarily associated with MC Mehta versus Union of India, ओलियम लीग के श्रीराम इंडस्ट्री का ये केस है, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स का। तो करेक्ट आंसर गाइस 87 क्वेश्चन का आपका हो जाएगा थर्ड, व्हिच वाज द जस्टिफाइड आंसर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम लीग गैस केस 1987, दिल्ली का ही ये इंसिडेंट है, श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 87 में? जल्दी। क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 87 is thus done. Then we are moving to question number 88. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस ये समझना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जिसको ये समझ में आ गया वो समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक्चुअली ये बस बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टीचर ने क्रिएट करने की कोशिश की, सो दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई बच्चों को ये समझ में भी आता है कि एटमॉस्फेयर से जब रेडिएशंस आती हैं तो उनके साथ क्या होता है। जब रेडिएशन अर्थ की सरफेस की तरफ आ रही होती है तो हमने आपको बताया है कि वो रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट होती है ना? एंड सम पार्ट रीचेस टू द अर्थ सरफेस, देन इट बाउंस बैक, ठीक है? और एटमॉस्फेयर से उसका इंटरेक्शन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्वेश्चन फ्रेम आउट किया गया ठीक है ना? सो क्वेश्चन नंबर 88, एवरेज सोलर रेडिएशन इंसिडेंट एट द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये आपका डाटा आपको पता ही है ना? तो 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो है आपका, ये फिगर आपको फेमिलियर है। फेमिलियर क्यों है ये फिगर? ठीक है, ये आपको पता भी होगा कि जो आपका इक्विवेलेंट अमाउंट है अर्थ के, जब हम बजट की बात करते हैं सोलर रेडिएशंस के, ठीक है, तो इतना ही बजट एलोकेटेड है कि जो आ रहा होता है वो 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये आपको पता होगा कि सोलर एनर्जी इतनी आती है सरफेस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। हम्म, तो ये हो गया। उसके बाद द ग्लोबल प्लानिटरी एल्बिडो, जो रिफ्लेक्टेंस है, ग्लोबल एल्बिडो, ठीक है, रिफ्लेक्टेंस आपकी कितनी है?
वो 0.3% है, हमने बताया भी था 30% होती है, 0.3 बोलेंगे उसको। और 67 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। 67 तो एटमॉस्फेयर को दे दो 342 में से, और जो बाकी का है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 0.3% इसका रिफ्लेक्ट में भी जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को हमें हटाना है। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज 390 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज लॉस फ्रॉम द अर्थ सरफेस एज IR। अर्थ का सरफेस कितना लॉस कराता है? 390। बट द अर्थ एब्जॉर्ब 80% फ्रॉम द ऑफ IR एमिटेड डाउनवर्ड बाय एटमॉस्फेयर। अर्थ जो आ रहा है उसका 80% एब्जॉर्ब करता है, राइट, है ना। if the go if the global if the global average sensible heat flux away from the surface is 24 watt per meter square, calculate the global latent heat flux। तो देखिए इसमें है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, ये तो सिर्फ क्या है, प्लस माइनस करने की एक स्टाइल है। बट लेट्स ट्राई टू मेक अ कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको फ्यूचर में आता है। पहली बात तो जो पूछा है कि लेटेंट हीट फ्लक्स होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एंड वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन सेंसिबल हीट फ्लक्स एंड लेटेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन आपका होगा। तो लेटेंट हीट आपको पता है कि एक लेटेंट हीट होती है वाटर की आपकी। तो latent heat flux is the transfer of energy heat from the earth surface to the atmosphere, ठीक है, due to the phase change of water। अब phase change क्या होगा? liquid to gas। तो evaporation और condensation की वजह से जो आपका हीट होती है, जो अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर होती है, व्हेन द लिक्विड पार्ट बिकम द वेपर, दैट इज बेसिकली लेटेंट हीट फ्लक्स, ठीक है। ये बात आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझनी, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा जनरेट हो सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स from the soil, lake, ocean or plant leaf which require energy, the energy is taken from the surface, cooling the surface and stored in the water vapor molecule as latent heat। तो जो उसका वेपर बनता है उसमें latent heat वो होती है। Later when the vapor condense into the atmosphere, cloud formation, rain and stored energy is released back to the air, वार्मिंग इट। तो ये बात बराबर हो गई, आपने लिया और वापस अर्थ को दे दिया, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, एनर्जी बैलेंस तो मेंटेन है, राइट। फ्रॉम द एनर्जी ट्रांसपोर्ट थ्रू द फेज चेंज, वाटर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर, तो जब इवेपोरेट करेगा तो लिक्विड से वेपर बनेंगे, और जब कंडेंस करेगा तो वेपर से लिक्विड बन के फिर अर्थ की सरफेस पे। यूनिट ऑब्वियसली बात है, मेंशन ही है, वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है सेंसिबल हीट फ्लक्स की, मीनिंग एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, ठीक है, एनर्जी या पावर, तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम वॉट हो गया, पावर हो गई, और एरिया पे एरिया रहेगा। अब ग्लोबल एवरेज जो लोगों ने ऑब्जर्व करके देखा है कि अराउंड 70 to 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर किसी को ये वैल्यू याद थी तो वैसे ही लगा लेता है कि 70 to 80 होता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में दो चीजें हैं, 70 भी है 78 भी है, तो कंफ्यूजन हो सकता था। अब क्या है, इसको ड्राइव कौन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेटेंट हीट फ्लक्स ड्राइव कैसे होता है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, ऑपरेशन से ट्रांसपोर्ट, फिर कंडेंसेशन, फिर दोबारा प्रेसिपिटेशन, वो इसका एक मेन टर्निंग या ट्यूनिंग पॉइंट है कि the amount of water get evaporated, then it get transported and become the cloud, then further rain is there and that water come again onto the earth surface। Major mechanism by which the ocean cools and atmosphere gains energy, this is the same latent heat flux। It help to distribute the heat from the surface to atmosphere and across latitude। ये इसका मेन रोल है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, हमें डाटा क्या क्या गिवन है। एवरेज सोलर रेडिएशन टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में आया जी 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर, सिंपल सा बात है, ये आ रहा है। इसकी रिफ्लेक्टेंस या एल्बिडो कितनी है वापस भेज देगा, 342 का 30% विच इज 103 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो वापस चला गया, ठीक है। और इस रेडिएशन में से 342 में से एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया 67, तो साहब बचा कितना, बचेगा कितना, जो आते समय बच रहा है वो कितना बचेगा, सरफेस एक्चुअली में कितना रिसीव करेगा 342, ठीक है, उसमें से जो आपका रिफ्लेक्ट किया मैंने तो 342 माइनस रिफ्लेक्ट कितना किया था एल्बिडो में 103, और माइनस 67 जो मेरा एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो आइडियली स्पीकिंग 172 वॉट पर मीटर स्क्वायर मेरे पास आ रहा है। क्या यहां तक की स्टोरी सबको क्लियर है? पहले तो ये बता दो, अगर ये कैलकुलेशन क्लियर है तो आधा क्वेश्चन आपको आ गया, आधा अभी 5 मिनट में आ जाएगा कि 172 मेरे पास जा रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं इसको पकड़ के बैठ जाएंगे। एकता, जैनित, मित्तल, प्रिया, श्रुति, एनीवन हैविंग एनी डाउट?
जल्दी बताइए। यहां तक की क्लियरिटी आई है सबको कि जो 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रहा था उसमें से 30% तो एल्बिडो में चला गया, रिफ्लेक्ट हो गया, 103 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 67 वॉट पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। मेरे पास अब नेट बचा है क्या? मेरे पास अब नेट बचा है 172 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसको यही छोड़ देते हैं कि आया कितना था मेरे पास नेट। अब बात कर लेते हैं जाने वाले की। ठीक है, जाने वाले में कहा गया है कि जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस जो है, जो जाने वाला है उसके लिए कलर दूसरा ले लेते हैं हम। तो अर्थ सरफेस लूजेस 392 वॉट पर मीटर स्क्वायर आईआर, बट एटमॉस्फेयर सेंड बैक 80% ऑफ दिस एज डाउनवर्ड आईआर। तो अर्थ सरफेस कोशिश तो करती है कि 390 वॉट पर मीटर स्क्वायर में भेज दूं बाहर, लेकिन एटमॉस्फेयर सिर्फ खाली 20% रखता है और कहता है जा भैया वापस जा, मेरे पास मत आ। तो इसका जब आप 20% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सॉरी, इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे 80%, तो वो आता है 312 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 312 आएगा, ये हमारा सरफेस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो वापस भेज दिया तो सरफेस ने 312 वॉट पर मीटर स्क्वायर एब्जॉर्ब किया। सेंसिबल हीट फ्लक्स इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही कि 24 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। लेटेंट हीट फ्लक्स मुझे निकालना है। अब देखो अर्थ का ना लेटेंट हीट फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला होता है सीधा ही, जो बैलेंस आपको पता चलेगा कि भाई क्या चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी भी तो चाहिए ना जो आपकी वाटर को इवेपोरेट कराएगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि जब अर्थ में इक्विलिब्रियम हो रहा होगा तो जितनी एनर्जी इन है उतनी एनर्जी आउट है। इन वाली एनर्जी कितनी थी? 172 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी इन एनर्जी कहां से मिली? जो रिफ्लेक्ट किया एटमॉस्फेयर ने अर्थ की तरफ वापस। तो एनर्जी इनटू द सरफेस कौन सी आई? दो तरह की एनर्जी आई। पहली तो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब एट द सरफेस 172 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी जो अर्थ से वापस जाना चाह रही थी लेकिन दोबारा अर्थ ने वापस फेंक दी और उसको एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया, तो डाउनवर्ड आईआर एब्जॉर्ब 312। क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बताइए कि आने वाला सामान टोटल कितना है। तो टोटल इन हो गया 484 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 484 वॉट पर मीटर स्क्वायर टोटल मेरा इन है जो मुझे मिल रहा है अर्थ को। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। दोबारा रिपीटिशन की पूरी संभावना है डाटा चेंज करके, ठीक है ना। ये हो गया 484 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आ गया जी। जाने वाला क्या करेगा? जाने वाले में आईआर एमिटेड हुई थी अपवर्ड, एनर्जी आउट कितनी जा रही थी अपवर्ड? ये जा रही थी साहब 390 वॉट पर मीटर स्क्वायर टोटल, जो जा रही थी, कोशिश कर रही थी जाने की। ठीक है, जा पाई नहीं जा पाई दैट इज अ डिफरेंट मैटर। और साथ में क्या लगा होगा? जो उसको इवेपोरेट कराने में एनर्जीज लगी होंगी, सेंसिबल हीट फ्लक्स लगा होगा और लेटेंट हीट फ्लक्स लगा होगा। बस यही लॉजिक है यहाँ पे कि ये तीनों चीजें जो एक डायरेक्शन में काम कर रही थी हीट को बाहर निकालने के लिए, आईआर जो एमिट किया अर्थ ने, सेंसिबल हीट फ्लक्स, लेटेंट हीट फ्लक्स, ये मेरा एनर्जी आउट है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, टोटल एनर्जी आउट को टोटल एनर्जी इनके इक्वल कर दो। ठीक है, सिंपल सा, यहां से सारा क्रक समझ में आ गया। टोटल एनर्जी इन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आउट। टोटल एनर्जी आउट में एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, राइट। चलिए जी, अब बात समझ में आई कि टोटल एनर्जी जो इन थी वो 484 वाट पर मीटर स्क्वायर थी, 484 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इनको एक तरफ लिख लेता हूं, है ना। टोटल एनर्जी इन है मेरी 484 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो आ रही थी। टोटल एनर्जी आउट में क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, वही हमने यहां लिखा है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आउट में क्या है? आई आर एमिटेड 390 प्लस सेंसिबल हीट फ्लक्स जो लगा होगा वो 24, और लेटेंट हीट फ्लक्स आपको निकालना है। बस यहाँ कुछ नहीं करना, अब इसको क्रॉस कैलकुलेट कर दो और आंसर आ जाएगा। 484 शुड बी इक्वल टू 414 प्लस लेटेंट हीट फ्लक्स जो बच गया, निकाल लो भैया।
70 वॉट पर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको इससे इजी तरह से ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। आंसर आ गया आपका 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका लेटेंट हीट फ्लक्स आ गया 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जिसको वैल्यू याद हो, दोबारा क्वेश्चन आए तो डाल सकते हैं। सेंसिबल हीट फ्लक्स 24 होता है, लेटेंट हीट फ्लक्स 70 होता है। ऐसे ये बजट आपका बैठता है। तो क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है कि 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर साहब कैसे आया? स्टेप बाय स्टेप मैंने सब लिखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो सोल्यूशन है इसको उस फॉर्म में लाना जिसमें बच्चा कहे कि मजा आ गया। ये एक्सपीरियंस के बिना हो नहीं सकता। ये वही खिलाड़ी खाली इसमें उतना इनपुट डाल सकते हैं जिन्होंने खुद कम से कम इस एग्जाम के 50 देखे हो। ठीक है, या आप कह सकते हो कि 50-60 सेशन जिन्होंने खुद इस के देखे हो। एंड आई एम फॉर्चुनेट एंड लकी एनफ कि मैं करीबन करीबन 2010 से इस एग्जाम को फॉलो करता हूँ और पैशनेट हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो वो 15 साल ही आपको सिखाते हैं, या आप कह लीजिए कि वो एक्सपीरियंस आपको सिखाता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको कैसे ये इजी वे आउट होगा। ठीक है, अब ये बात हम किसी को बता नहीं सकते कि भाई हम लोग कहाँ कोर तरीके से काम करते हैं, किस साइकी पे हम काम करते हैं। रिजल्ट उसके आपके सामने है। आज भी एक गुड न्यूज आ रही है। संगीता जो हमारी एक जेआरएफ स्टूडेंट थी, जो अभी लास्ट सेशन में जेआरएफ दिया है, सीएसआर की जो लैब है, ठीक है, सीएसआर की लैब है लखनऊ में, सी मैप, राइट, वहां उसका पीएचडी हो गया। अभी लिस्ट मेरे पास आई है, राइट, और शी इज गिविंग अदर इंटरव्यूज। तो क्यों बच्चे इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होते? उसका रीजन यही है। उसका रीजन ये है कि जब आप कोर तक जाएंगे तो आप एक्चुअली हिट करेंगे चीज को। ठीक है, हमें खाली सिर्फ इंटरेस्ट ये नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई हो गया उसके बाद वो घूम रहा है दाएं बाएं, वो नहीं चाहिए भाई। उसका फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू भी क्लिक होना चाहिए। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो आपका आंसर हो जाएगा 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, ये मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको करके दी है, बस ये समझना है इन और आउट में क्या चीज है। ठीक है, अंदर आने वाली एनर्जी कौन सी है, कितनी है? तो अंदर वाले आने वाली एनर्जी आपको पता चल गई कि भाई एक तो 170 और 172 और प्लस साथ में आपका 312, ये दोनों आ रहे थे। और जाने वाले कौन से हैं? 390 लेटेंट हीट फ्लक्स और सेंसिबल हीट फ्लक्स। बस इतना ही काम करना था। क्या ये स्टोरी क्लियर है सबको? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस भी टीचर ने बनाया उसको मेरी तरफ से 100 मार्क्स है टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट को क्या क्लाइमेट चेंज या क्या फ्लक्सेस समझ में आते भी है कि नहीं आते। क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में? क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 89 फटाफट से। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं। जो ये क्वेश्चन आया है कभी कभी देखने को मिलते हैं। दे नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। उसके बिना आप नहीं कर सकते। अब किसी ने ऐसे तुक्का लगा दिया कि 70 होता होगा तो बात अलग है, राइट, बट लॉजिक के बिना ये नहीं होंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 89 व्हिच इज कमिंग फ्रॉम ईआईए। और ये क्वेश्चन जो है कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बार बार आपसे ये भी पूछा जाता है किस कैटेगरी की मैंडेटरी है ईआईए और किसकी नहीं है। तो आपको बताया गया है कि B1 B2, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। बट एनीवेज लेट्स सी द क्वेश्चन व्हाट इट सेज। इट सेज क्वेश्चन नंबर 89 सेज व्हाट, which of the following best explain the rationale behind categorizing project as category A and category B? कि भैया जो कैटेगरी A और कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं EIA में, उनके पीछे एक्चुअली रैशनाले क्या है जो EIA नोटिफिकेशन 2006 का था। ठीक है, 2020 की बात नहीं कर रहे हम, मैडम ने आपको दोनों ही पढ़ाए। तो उसके पीछे रैशनाले क्या था? उसके पीछे सिंपल रैशनाले था भाई, दो कैटेगरी इसलिए बनाई गई कि किस कैटेगरी को रिक्वायरमेंट है किसको नहीं है। जिसको रिक्वायरमेंट नहीं उसको फटाफट चलता करें, और जिसको रिक्वायरमेंट है उस पे बनाया जाए, राइट। तो इसमें एक जो रैशनाले पीछे था बनाने वालों का वो ये था, जिन्होंने ये बनाया, टू डेलीगेट द सिंपल प्रोजेक्ट टू स्टेट अथॉरिटीज की जो इजी प्रोजेक्ट्स है, आसान है, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आप दे दीजिए, स्टेट अथॉरिटी को दे दीजिए। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन हो कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो सिंपल प्रोजेक्ट
स्टेट अथॉरिटीज को दे दीजिए, क्विक एंड फास्ट मैनर में इसका अप्रूवल करा लीजिए, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है भैया उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रेडार के बिना अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए। ये इसके पीछे एक रैशनले था। करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 है। लेट्स पुट सम लाइट ऑन द व्यू व्हिच इज शेयर्ड इन दिस क्वेश्चन। डिटेल इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, डिटेल ही आपको एक्चुअली में इंटरव्यूज को क्लिंच कराती है गाइस, लाइफ का यही रूल है। तो 2006 का जो ये नोटिफिकेशन है आपका, इसका बैकग्राउंड क्या है? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 इशू अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको आप अमरेला एक्ट भी बोलते हैं गाइस, राइट। खूब अच्छे से ये पढ़ाया गया है। और आप ध्यान रखिएगा, EIA इन्वायरमेंटल लॉ और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बड़े जोर का झटका देंगे इस बार, काफी क्वेश्चन उससे आपको मिलेंगे। बड़ी यूनिट बन चुके हैं तीनों, ठीक है, किसी भी तरफ बैठ सकता है इनका जो ऊंट है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। इसीलिए हमने प्राइमरी एजेंडा में ये सारे टॉपिक लिए हैं। इंट्रोड्यूस a structured mechanism for granting prior environmental clearance to the developmental project. A key for reform was the classification of project into category A and category B based on the potential environmental impact and scale, कि भैया किस स्केल पे ये इम्पैक्ट कर सकते हैं और क्या इनका स्केल है। तो कैटेगरी ए में जो है आपके मीनिंग कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, तो कैटेगरी ए में एक प्रोजेक्ट आते हैं लार्ज स्केल प्रोजेक्ट लाइक टू हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जिनका इंपैक्ट भी बड़ा होगा आपका, रिक्वायर क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रेज बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, EAC जिसको बोलते हैं, एट द नेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल डैम है, थर्मल पावर है प्लांट है, मेजर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, छोटे की बात नहीं हो रही है। कैटेगरी बी में आपके जो स्टेट गवर्नमेंट से संबंध रखने वाले या इस तरह के छोटे प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं कैटेगरी बी में। रिलेटिवली स्मॉलर प्रोजेक्ट हैव लेसर एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्लियर्ड एट स्टेट लेवल। तो बी कैटेगरी को बनाया इसलिए क्या कि भाई स्टेट पे सुलट लो। अप्रेजल बाय द स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, सियाक, एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, सिया जिसको आप बोलते हैं। तो ये इनका काम था। और रैशनाले इसके पीछे कुछ नहीं था, रैशनाले सिर्फ यही था कि भाई जो कॉम्प्लेक्स है वो सेंटर में भेजो। तो द कोर ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड डिसेंट्रलाइज, मेनली कि सब रुक ना जाए ना। इंश्योरिंग कॉम्प्लेक्स एंड हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट रिसीव सेंट्रलाइज एक्सपर्ट स्क्रूटनी, allowing simpler and lower impact project to handle by the state authority, reducing burden on the central system and speeding up decision making without compromising environmental protection. तो ये भी इसमें एक कोर चीज है, राइट, है ना। तो कौन से अदर ऑप्शंस हैं जो इनकरेक्ट हैं इसमें, कि भाई जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे और ऑप्शन है टू अलाउ पब्लिक, तो why other options are incorrect? To allow public opinion to assess the project, तो public consultation apply to both category A, B, it is not basis of categorization। तो ये तो दोनों में होता है public consultation का steps, right? Then we have to ensure the equal distribution, environmental responsibility. The classification is impact based, not about distribution responsibility equally, impact के basis पे। To minimize the delay in industrial development in national interest, although decentralization may incidentally reduce the delays, and this is not the primary legal rationale for categorization। तो ये तो कहीं मतलब रखते ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक था। सिंपल वाले स्टेट देखे, कॉम्प्लेक्स वाले सेंट्रल गवर्नमेंट देखे, ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। सो विद दिस द क्वेश्चन नंबर 89 is having a correct answer here, which is to delegate simple project to the state authorities and complex one to the central government। करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का। किसी को कोई दुख तकलीफ दिक्कत कोई डाउट हो तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ये एक्टिविटी का यही मीनिंग है, इसमें बता दूं आपको। आप कहीं सोच रहे हो कि सर ने ये क्यों रखी हुई है, तो इसका एक ही हमें लॉजिक है